हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। उम्मीद करते हैं लास्ट 3 सेट्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे और आज हम बढ़ते हैं सेट नंबर 4 की तरफ, जिसका कोड है लाल HZ। और यहां पर हम बता दें, अगर आपने नहीं किया है कंप्लीट तो जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि इन सेट्स को कंप्लीट करने के बाद एक नई सीरीज शुरू होगी जो कि अभी आपके लिए हिडन है। तो बेटा चलते हैं, क्या होगा और उसका ऐलान जो होगा वो न्यू ईयर को हम करेंगे। तो सेट नंबर 4 HZ विद सॉल्यूशन, पूरे पेपर का पोस्टमार्टम। यहां पर हम केवल ये नहीं सीखते कि पेपर में क्वेश्चन का आंसर क्या है, बल्कि यहां पर हम यह सीखते हैं कि हम कैसे अपने क्वेश्चंस को टैकल करें। बात क्लियर है कि एग्जाम में आप अपने क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। अगर आप कहीं क्वेश्चन में फंसते हैं, आपको कुछ ऐसा वर्ड जो पढ़ा नहीं है, तो आप उसको कैसे टैकल करें, हम यहां पर वो अप्रोच लाते हैं और यहां पर हम सीखेंगे। तो बेटा ओम श्री गणेशाय नमः कर कर अपने बेटा चलते हैं पहले कोट की तरफ कि हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल, इतना हौसला देख कर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे, मुश्किल आना ही छोड़ दे। तो बेटा हमारा सेक्शन पहला जो खुलता है पेपर में, वो बेटा रीडिंग सेक्शन जो खुलता है, रीडिंग स्किल का खुलता है सेक्शन ए, जिसमें बेटा पैसेज से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बेटा यहां पर पहला हम चाहें तो पहले बेटा क्वेश्चंस को पढ़ लें फिर पैसेज को पढ़ें, एक ही बात है। व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट? क्यों बेटा क्या होता है जल्दी जागना अच्छा होता है लेट जागने से? अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू सम थिंकर्स वांट द मिडनाइट ऑयल? क्यों जो विचारक होते हैं, कुछ विचारक, वह बेटा मिडनाइट ऑयल का मतलब यहां पर है अर्धरात्रि तक क्यों जागते हैं, क्यों अपना कार्य करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स? क्या एडवांटेजेस, क्या लाभ है मॉर्निंग आवर्स के और बेटा मिडनाइट आवर्स के? ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द हेल्थ ऑन वंस वर्क? किसी के जीवन पर, किसी के कार्य पर, किसी का हेल्थ का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है। आगे देखिए बेटा, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ नोइजी का अपोजिट पूछा है, सेवरल का बेटा एंटोनिम्स पूछा है और सिनोनिम्स पूछा है रियून का। चलिए दिमाग में कुछ पॉइंट बन गए होंगे कि हमें क्वेश्चंस को, अब हम पैसेज जब पढ़ेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे चीजों को। ठीक है। तो बेटा यहां पर पैसेज जो लिखा हुआ है कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, की पॉइंट आ रहा है बेटा, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। द मैन हु राइजेस लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट in the course of the day. Anyone who lies in the bed late is compelled to work till a late hour in the evening. He has to go without the evening exercise, which is so necessary for his health. In spite of all his efforts, his work will not produce as good results as that of the early riser. The reason for this that he cannot take advantage of the refreshing hours of morning. Some people say that the quiet hour of midnight is the best time for working. Several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil. Yet it is true to say that the few men have a clear brain at midnight when the body needs rest and sleep. Those who work at the time soon ruin their health. Bad health must in the long run have a bad effect on the quality of their work. तो लाल यहां पर जो क्वेश्चन था पहला, वो ये कह रहा था, क्या कह रहा था कि क्यों बेहतर होता है जल्दी जागना लेट जागने से? तो क्यों बेहतर होता है? अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जो जल्दी जागना होता है वह हमें क्या देता है बेटा? हेल्थ, स्वास्थ्य देता है और खुशी देता है। और क्यों होता है? द मैन हु राइजेस लेट, यही ये की पॉइंट है लाल, जो व्यक्ति लाल लेट जागते हैं कैन हैव अ लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। वह क्या कर सकते हैं दिन में, क्या कर सकते हैं? थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। एनीवन हु लाइज इन द बेड लेट, और जो व्यक्ति बेटा देर में सोता है वह बेबस हो जाता है टू वर्क टिल आ लेट आवर इन द इवनिंग। वो शाम को देर तक फिर काम करने के लिए क्या हो जाता है लाल? बेबस हो जाता है। तो यहीं पे हमारे की पॉइंट थे। ठीक है। बड़ा की पॉइंट यही है कि वह हमें क्या देता है? जल्दी जागना, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। बाकी का आप बढ़ा सकते हो, की पॉइंट यही था। तो अर्ली राइजिंग लीड्स द बेटर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये इसका की पॉइंट है लाल, कि जल्दी जागना क्यों 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 बेटा देर जागने से अच्छा होता है। अर्ली राइजिंग लीड्स टू अ बेटर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो हमें क्या देता है बेटा? हेल्थ एंड हैप्पीनेस देता है। अ लेट राइजर, जो देर में जागता है लाल, हैज लिटिल रेस्ट ड्यूरिंग द डे, उसे दिन में कुछ ना कुछ करने की जरूरत होती है, क्या? आराम। ठीक है। और इज फोर्स्ड, वह विवश हो जाता है, क्या हो जाता है लाल? विवश हो जाता है कहां पर?
देर शाम तक कार्य करने के लिए, एंड मिसेस आउट ऑन द नेसेसरी इवनिंग एक्सरसाइज, और वह मिस कर देता है अपनी इवनिंग की एक्सरसाइज को, फिजिकल एक्सरसाइज को, वह क्या कर देता है लाल, मिस कर देता है। क्लियर है आंसर? कोई समस्या बेटा? ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल? बेटा क्यों कुछ जो विचारक होते हैं वो मिडनाइट ऑयल जलाते हैं, मतलब देर रात्रि तक क्यों कार्य करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, जो भी चीज है। तो आगे यहां पर देखते हैं, यहां तक ही आंसर हो गया दलाल। आगे लिखा ही हैज टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, ये भी उसी में आ जाएगा, विच इज नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड एज द रिजल्ट एज दे आर रियलाइजर। द रीजन फॉर दिस दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। सम पीपल मिडनाइट वर्स्ट टाइम फॉर वर्किंग। यहां पे ये लाइन मिल रही है हमें सेकंड क्वेश्चन की। क्या कह रहा है बेटा? सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा था मिडनाइट ऑयल वह क्यों जलाते हैं जो कुछ विचारक होते, कुछ थिंकर्स होते, कुछ सोचने वाले होते। तो यहां पे देखिए थोड़ा सा हमें ये लाइन मिली है, आगे यहां पे लिखा है कि इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड द रिजल्ट सो दैट द अर्ली राइजर काम खत्म। द रीजन फॉर दिस दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। सम पीपल, अब यहां से की पॉइंट है लाल, सेकंड क्वेश्चन की पॉइंट। सम पीपल से दैट, कुछ लोग का मानना है द क्वाइट आवर ऑफ द मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, कि जो बेटा जो रात्रि का, जो आधे रात्रि का जो समय होता है कार्य करने का, वह कैसा होता है, कार्य करने का समय बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि वह टाइम जो होता है वो प्रोड्यूस करता है किसी भी वर्क को, मतलब उसमें समय वेस्ट नहीं होता है, आपका दिमाग शांत होता है, आप सामाजिक और जो चीजें होती हैं इधर उधर का शोर शराबा उनसे बच पाते हैं। सेवरल ग्रेट थिंकर्स से दैट, कुछ महान विचारक कहते हैं कि दे कैन राइट बेस्ट ओनली, वे लिख सकते हैं केवल कब, ओनली सबसे अच्छा वे तभी लिख पाते हैं when they burn the midnight oil, जब वे कब रात्रि में जाग रहे होते हैं तब वे बहुत अच्छा लिख पाते हैं, कुछ विचारक मान रहे हैं। तो यही लाल इसका क्या है, की पॉइंट है, यही इसका क्या है लाल, की पॉइंट है। ठीक है, इतना आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन के आंसर की तरफ। लिखा है सम ग्रेट थिंकर्स बर्न एट द मिडनाइट ऑयल बिकॉज दे बिलीव, उनका मानना होता है दे कैन राइट बेस्ट ड्यूरिंग दोज आवर्स, या दे कैन राइट बेस्ट कहां पर बेटा, मिडनाइट ऑयल में। वे कहां पर बेटा अच्छा लिख सकते हैं, रात्रि के समय पर। दे फाइंड द क्वाइट आवर ऑफ द मिडनाइट टू बी द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, वे इस समय को कैसा पाते हैं, कार्य करने के लिए सबसे अच्छा पाते हैं। गॉट इट? आप हूबहू ये लाइन जो मैंने अभी बताई थी यही उठा के रख देंगे, यहां से सम पीपल से लेकर मिडनाइट ऑयल तक पूरे नंबर मिलेंगे। गॉट इट? क्लियर है? आगे लाल, आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। मॉर्निंग आवर्स के क्या एडवांटेजेस हैं और कौन सा आवर था, मिडनाइट आवर, और मिडनाइट आवर का लाल कौन सा एडवांटेजेस है, सुनिएगा ध्यान से। बेटा मॉर्निंग आवर का क्या एडवांटेजेस है, तो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे, तो एडवांटेजेस क्या है, एक तो ये हमें हेल्थ देता है और क्या देता है लाल, हैप्पीनेस देता है। ठीक है, दूसरा चीज हमें क्या देता है, दूसरा चीज ये हमें ये देता है कि शाम के समय ये हमें क्या देता है बेटा, एक्सरसाइज, इवनिंग एक्सरसाइज भी करने को समय दे देता है। 3 पॉइंट हमें मिल गए एडवांटेजेस में। ठीक है, अब देखिए हमें मिडनाइट आवर का एडवांटेजेस क्या है, तो मिडनाइट आवर वाली बात पे कुछ लोग जब मानते थे ना कि हम वो क्या कर सकते हैं, ये वाली बात। सम पीपल से दैट द क्वाइट आवर ऑफ द मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। पहला एडवांटेज, कुछ लोगों का मानना है कि मिडनाइट आवर में आप क्या कर सकते हो, वेस्ट कार्य कर सकते हो। ठीक है, सेवरल ग्रेट थिंकर्स से दैट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट, येट इट इज ट्रू टू से दैट फ्यू मैन हैव अ क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट when their body needs rest and sleep. Those who work at that time soon ruin their health. ये बात इसकी डिसएडवांटेजेस की होगी। तो हमें ये 2 पॉइंट मिल गए यहां पर। क्या, पहला जो लोग बेटा मॉर्निंग आवर में कार्य करते हैं तो उसका एडवांटेजेस पूछा था, तो एक तो लाल उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, दूसरा लाल वे खुशी रहते हैं, तीसरा उन्हें पर्याप्त समय मिल जाता है किसके लिए, एक्सरसाइज के लिए। अब ये तो हो गई बेटा मॉर्निंग आवर के एडवांटेजेस। ठीक है, अब आ जाओ इवनिंग के, मतलब मिडनाइट के बेटा क्या होंगे, तो मिडनाइट में क्या होंगे, कुछ लोग कहते हैं क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। तो कुछ लोगों का मानना है कि वर्किंग के लिए, कार्य के लिए सबसे अच्छा समय क्या है लाल। ठीक है, आगे सेवरल ग्रेट थिंकर्स दे कैन राइट द बेस्ट, मैनी जो ग्रेट थिंकर्स हैं वे कब लिख सकते हैं, अच्छा मिडनाइट टाइम में ही लिख पाते हैं। और यह सही बात है कि कुछ लोगों का जो ब्रेन होता है वो है बेटा मिडनाइट में ही कैसा कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है। तो की पॉइंट इसका यही था वर्किंग वाले का।
बात क्लियर है कि नहीं है? तो इन हम पॉइंट को यहां पे रिलेट करा देंगे और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है आंसर? तो क्या दिया बेटा आंसर? मॉर्निंग आवर्स आर द डिस्क्राइब्ड एज द रिफ्रेशिंग and help a person produce better work result. Midnight hours offer a quiet environment that some thinkers can conducive to writing. जो राइटिंग वाली बात थी, अब इसको इन्होंने अपने अकॉर्डिंग आंसर को मैन्युफैक्चर किया है। आप ये आंसर मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे, हो सकता है। तो आपको क्या लिखना है कि जो मॉर्निंग आवर्स है वह हमें क्या देता है? गिव अस हेल्थ एंड हैप्पीनेस। वह हमें क्या देता है बेटा? हैप्पीनेस और हेल्थ देता है। एंड गिव अस द टाइम फॉर एक्सरसाइज, और हमें एक्सरसाइज के लिए क्या देता है? समय देता है। वहीं पर हम अगर हम बात करते हैं बेटा मिडनाइट आवर्स की, यह हमें क्या देता है? यह हमें क्या देता है? एक एनवायरमेंट देता है। किसके लिए? वर्किंग के लिए। या मिडनाइट आवर्स गिव अस द बेस्ट वर्किंग टाइम। यह हमें क्या देता है? सबसे अच्छा समय देता है कार्य के लिए। आप इस आंसर को लगाकर आएंगे और आंसर होगा सही। गॉट इट? क्लियर है लाल? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ ऑन वंस वर्क? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द हेल्थ ऑन वंस वर्क? किसी के कार्य का बेटा हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? आगे लिखा, आगे पढ़ रहे थे, इट इज ट्रू टू से दैट फ्यू मेन हैव अ क्लियर ब्रेन एंड मिडनाइट व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट और स्लीप. Those who work at that time soon ruin their health. What health must in the long run have a bad effect on the quality of their work. ये इसका की पॉइंट हो गया लाल। जो व्यक्ति बेटा मिडनाइट आवर में कार्य करता है उसे क्या होता है? उसे क्या होता है लाल? उसे क्या होता है? वो जल्दी अपनी हेल्थ को खराब कर लेता है। और क्या कर लेता है? बैड हेल्थ उसके लंबे समय तक चलती है, और जो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है वो उसके काम की गुणवत्ता पर पड़ता है। द क्वालिटी ऑफ द वर्क, बेटा उसके जो कार्य की जो गुणवत्ता होती है, जो जितना वो प्रोडक्टिव काम पहले कर पाता होगा उतना प्रोडक्टिव काम वह नहीं कर पा रहा है। तो ये इसका लाल क्या हो गया? आंसर हो गया। गॉट इट? अब देखिए आंसर की तरफ चलते हैं। इन द लॉन्ग रन बैड हेल्थ, ये जो की पॉइंट था अभी कि लंबे समय तक जो बेटा ऐसा कार्य करता है, बैड हेल्थ हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन वर्क। ये इसका की पॉइंट था बेटा। किसी के कार्य पर बेटा क्वालिटी, उसकी जो गुणवत्ता, उस पर प्रभाव डालता है। दोज मैन ruin देयर हेल्थ, वो अपने हेल्थ को बर्बाद कर लेता है जो लेट तक जागता है और कार्य करता है। फाइंड देयर वर्क इज नॉट एज गुड, और पाता कि उसका जो कार्य है वो इतना अच्छा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। गॉट इट? क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ा। अब आ जाओ लाल, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट? बेटा कौन सा शब्द जो पैसेज में है अपोजिट है किसका बेटा? नोइजी का। नोइजी का मतलब होता है बेटा शोरगुल। क्या होता है? शोरगुल। ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड मैंने जब ऊपर पढ़ा था तो एक वर्ड मुझे क्लिक हो रहा था, इसका एंटो पूछा है? क्या पूछा है? एंटो ही पूछा है ना, अपोजिट। हाँ, तो एक वर्ड यहां पे मुझे क्वाइट एक दिख रहा था लाल, और क्वाइट का मतलब होता है बेटा शांत या पूर्ण। ठीक है, क्वाइट आवर। तो ये इसका क्या हो जाएगा लाल? एंटोनिम्स। क्या हो जाएगा? अपोजिट। क्या आपको कुछ और अपोजिट इसमें लग रहा है जो शांति को दर्शा रहा हो? कुछ दिख रहा है? अगर दिखे तो मुझे बताइए, मुझे अभी इसी पे नजर गई है। क्लियर है? तो इसका लाल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्वाइट। क्या हो जाएगा लाल? क्वाइट। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। अब लाल आगे आ जाओ। सेवरल गिव द, अब देखो यहां पे अगर आप सेवरल का मीनिंग नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर समस्या का विषय है। देखिए सेवरल मैंने आपको काफी बार कराया है, और सेवरल का मतलब होता है बेटा मैनी, कई के लिए आता है। किसके लिए आता है? कई के लिए। तो एक वर्ड फ्यू यहां पर मुझे दिखा था अभी, एंटो पूछा ना, फ्यू दिखा था ना। फ्यू देखो कहां है इसमें लाल? फ्यू पे नजर गई थी मेरी, नीचे से 1 2 3 फ्यू, फ्यू मैन। क्लियर है? सेवरल का फ्यू, फ्यू का मतलब कुछ, फ्यू का मतलब कुछ। ठीक है। एक वर्ड लिटिल और था, कहीं दिखा था मेरे को। लिटिल मतलब थोड़ा, मतलब थोड़ा। ठीक है। तो द मैन हु राइजेस लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। थोड़ा। तो आप एंटोनिम्स में अगर फ्यू लिखते हैं या लिटिल लिख दें सही जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? लिटिल का मतलब भी क्या हो जाता है लाल? थोड़े से संबंधित में हो जाता है। गॉट इट? अगला पॉइंट बेटा, गिव द सिनोनिम्स ऑफ ruin। ruin का मतलब होता है बर्बाद। इसका सिनोनिम्स पूछा है लाल, डिस्ट्रॉय। क्या होगा? इसमें नहीं दिया है, इसमें ruin वर्ड ही दिया है केवल। ठीक है, यहां पे था नीचे कहीं, ये ruin, ruin देयर। ruin में होता है बर्बाद करना।
नष्ट कर देना, तो डेस्ट्रॉय क्या हो जाएगा, डेस्ट्रॉय। इसका सिनोनिम्स पूछा था, ऊपर डेस्ट्रॉय नहीं है, नीचे ही होगा बेटा, ठीक है, हमें इसका केवल सिनोनिम्स बताना था, तो डेस्ट्रॉय, ठीक है, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय मींस बर्बाद करना, नष्ट करना, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर 1 2 3 3 नंबर की वोकैब हमें पैसेज में मिलती है हमेशा, और 12 नंबर की लगभग वोकैब हमें मिलती है ग्रामर में, तो 12 और 3 15, लगभग 15, शायद 10 नंबर की मिलती है, 10 और 3 13, मतलब 13 से 15 नंबर की वोकैब हमें सीधी सीधी कहीं ना कहीं रिलेट होती है। गॉट इट, क्लियर है लाल? आगे बढ़े, सेक्शन बी लाल, राइटिंग सेक्शन, जो कि बेटा 20 मार्क्स का, जिसमें पहला बेटा लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। ये देखो 100 से 150 शब्दों में लिख रहा हूं, यानी कि 80 शब्द में निपटा है, ठीक है, वो नहीं करना है, 100 से 150 शब्द में ही लिखना है। इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स में बेटा इंडिया का परफॉर्मेंस। अगला है टेररिज्म अ थ्रेट ऑफ टू मैनकाइंड, है बेटा मानवता के लिए एक क्या है बेटा, थ्रेट है। हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कैसे एक हेल्दी स्वस्थ जीवन जिया जाए। इनमें से मैंने जो 10 आर्टिकल कराए थे, कितने मिले इसमें? एक भी नहीं मिला। टेररिज्म मिला, टेररिज्म कराया था, तो इसको आप तैयार कर ले, आपको एक मिलेगा ही मिलेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है, उनमें से। लेकिन वो 10 आपको तैयार नहीं करने, ये आपने कसम खा रखी है कि नहीं करने हैं। ये उस दिन एहसास होगा जिस दिन पेपर में बैठे होगे, तब याद करोगे हमें, है ना, तब हम आएंगे नहीं वहां पे, है ना, तब कहोगे काश हमने याद कर लिया होता, है? तो आज पछता नहीं रहे होते, है ना, लेकिन नहीं करना है। मैं अभी फिर कह रहा हूं, 2 महीने हैं, याद कर लो, 10 ही आर्टिकल हैं और मिलेगा 101%। आप सोचते हो हम बना के लिख देंगे, इतने होशियार नहीं होगा कि बना के लिख दोगे। कंटेंट जब तक के दिमाग में नहीं, तो सस्ता कंटेंट लिखाओगे, टीचर चेक करेगा, देख लेगा सस्ता कंटेंट है, सस्ते नंबर पकड़ा देगा। कंटेंट जब तक कि अच्छा नहीं होगा, नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। मैं फिर जोर डाल रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर भले ही एक बार नहीं कर पा रहे हो याद, उन्हें जरूर याद कर लो। 10 ही तो है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। एक दिन में एक करते, 2 दिन में एक करते, 3 दिन में एक करते, तब भी 30 दिन में 10 हो जाते, है ना। तो ये चीज है, मेहनत करो। कहते हैं ना कि विरासत तय नहीं करती सियासत किसकी होगी, ऊंची उड़ान जिसकी होती है आसमां उसी का होता है। तो बेटा काम करो, मेहनत करो, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, इंडिया परफॉर्मेंस एट ओलंपिक गेम्स, इंडिया का परफॉर्मेंस ओलंपिक गेम्स में क्या है? तो लाल ओलंपिक गेम्स में इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है? तो लाल चलते हैं बेटा, इंडिया का परफॉर्मेंस बेटा ओलंपिक गेम्स में क्या है? इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द इयर्स। बेटा सालों से जो इंडिया का परफॉर्मेंस है ओलंपिक गेम्स में, वह बेटा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। फ्रॉम स्ट्रगलिंग टू विन मेडल्स टू कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास एथलीट्स। बेटा कहां से शुरुआत हुआ था? यह संघर्षशील दिनों से शुरू हुआ था ओलंपिक गेम्स भारत के लिए, लेकिन वहां से लेकर उसने मेडल जीते और बराबर जीते और प्रोड्यूस किया, दिया क्या संसार को? वर्ल्ड क्लास एथलीट्स। ये किसने बेटा? ओलंपिक गेम्स ने। हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से इंडिया हैड लिमिटेड सक्सेस इन ओलंपिक्स। इंडिया के पास अनलिमिटेड सफलता नहीं है, लिमिटेड सफलता है ओलंपिक्स में विद अर्ली परफॉर्मेंसेस ऑफर यील्डिंग नो मेडल्स एट ऑल। जो पहले की परफॉर्मेंस रही हैं उनमें कोई भी बेटा मेडल नहीं प्राप्त हुआ है। हाउएवर रिसेंट ईयर्स हैव सीन अ सर्ज इन इंडियाज मेडल काउंट। कुछ सालों से ही हमने भारत में मेडल्स को गिना है, पाया है, स्पेशली इन स्पोर्ट्स। विशेष रूप से कहां पर लाल? सच एज, जिस गेम में पाया है, बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग एंड शूटिंग में पाया है। एथलेटिक्स लाइक पीवी सिंधु हु वोन अ सिल्वर मेडल। जो एथलेटिक्स हैं बेटा, पीवी सिंधु, इन्होंने पीवी सिंधु ने क्या जीता बेटा? सिल्वर मेडल जीता है इन रियो 2016। ये रियो क्या है बेटा? ओलंपिक है। तो इसमें 2016 में सुशील कुमार हु हैज वॉन मल्टीपल ओलंपिक्स मेडल्स इन रेसलिंग। सुशील कुमार ने बेटा ओलंपिक में रेसलिंग में मेडल जीते हैं। एंड नीरज चोपड़ा हु वॉन गोल्ड इन टोक्यो 2020 इन जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो में लाल 2020 में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था बेटा? गोल्ड मेडल जीता था। हैव बिकम अ नेशनल हीरोज। वह क्या बन चुके हैं लाल? नेशनल हीरो बन चुके हैं। इंडियाज गवर्नमेंट हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स to improve the state of sports in the country। भारत की जो सत्ता है, गवर्नमेंट है, उसने लाल महत्वपूर्ण बेटा कदम उठाया है सुधारने में क्या? स्पोर्ट्स की स्थिति। कहां पर बेटा? देश में, भारत में।
इज दैट क्लियर? आगे लिखा है इनिशिएटिव सच एज द खेलो इंडिया प्रोग्राम, कुछ इनिशिएट लिए गए। क्या लिया गया? खेलो इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य जो था डिस्कवर, ऐसी खोज करना था, एंड नर्चर यंग टैलेंट, जो युवा टैलेंट है उसको पोषित करना, उसको बेटा उभारने का काम था। व्हाइल इंप्रूविंग ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहीं पर लाल सुधारा गया। क्या सुधारा गया लाल? क्या सुधारा गया? इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा गया। किसका इंफ्रास्ट्रक्चर? किसका? जो ट्रेनिंग का, जहां पर ट्रेनिंग होती है इन लोगों की, ठीक है, सुधारा गया। एंड फंडिंग हैव हेल्प्ड इंडियन एथलीट्स, और इनको फंडिंग दी गई, ठीक है, जिससे कि इंडियन एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो पाए ऑन द ग्लोबल स्टेज। कहां पर लाल? वैश्विक पटल पर, वैश्विक पटल पर इनका क्या उपाय लाल? क्या उपाय? एक भारत का झंडा लहरा पाए। हाउ एवर द कंट्री स्टिल फेसेस, फिर भी क्या देश जो है अभी भी फेस कर रहा है, बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहा है, सच एज, जैसे कि लैक ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर, जैसे कि लाल लैक ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर, मतलब स्पोर्ट्स के प्रति जो ये अपने आसपास क्षेत्रों में हम देखते हैं, जो खेल के प्रति जो बेटा चीजें हैं वो क्या नहीं है, जो कल्चर बना हुआ है वो नहीं है। हम देखते हैं अपने आसपास क्षेत्र में, अपने यहाँ पहले चलता भी था, खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गमार, ये पहले पढ़ाया जाता था, बोला जाता था अपने आसपास क्षेत्र में। तो बच्चा या अपने आसपास क्षेत्र की वही मानसिकता है, केवल पढ़ाई से ही सफलता पाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप देखते हो जो बच्चा खेल या कुछ क्रिएटिव में अच्छा होता है वो निश्चित तौर पर पढ़ाई में भी अच्छा होता है। सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब, यहां पर आपको एथलीट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां पर स्पोर्ट्स कल्चर है। बाकी बिहार यूपी और राज्यों में इतना नहीं है। कहां देखने को मिलता है कोई स्पोर्ट्स में गया है? क्योंकि यहां पर जो प्रमोशन है, जो इनको प्रमोट नहीं किया जाता है, केवल ये दिखाया जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार वाली बात है, ये दिखाया जाता है। बात समझ रहे हो? लेकिन बात यह है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे सरदार। बात समझ रहे हो? तो वो बात हो जाती है। तो ध्यान रखो बेटा, आगे लिखा हुआ है क्या? स्पोर्ट्स कल्चर का बेटा क्या नहीं है? इनसफिशिएंट कोचिंग एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। लाल अपर्याप्तता, कोचिंग मतलब सफिशिएंट कोचिंग नहीं है, ट्रेनर्स नहीं है, और बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सीमित स्रोत हैं फॉर यंग एथलीट्स, इन यंग नए युवा एथलीट्स के लिए, आउटसाइड मेजर स्पोर्ट्स, बाहर जो मेजर जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स हैं उनके लिए। डेस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के बावजूद भी इंडियाज ओलंपिक जर्नी, भारत की जो ओलंपिक जर्नी है, कंटिन्यूज टू इंस्पायर, वह बराबर बेटा क्या कर रही है? प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है मिलियंस ऑफ यंग स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट्स। बेटा किन के लिए? बेटा करोड़ों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए क्या बनी हुई है? ये क्या बनी हुई है? प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। एंथुजियास्ट का मतलब उत्साह से होना, ठीक है? इज दैट क्लियर? आप देखते हो चाइना सबसे ज्यादा मेडल लेकर आता है ओलंपिक में। चाइना आज हमसे लगभग 50 साल आगे है, 50 से 100 साल। क्यों? उन्होंने काम किया है क्रिएटिव पर, रट्टा मार नहीं चल रहा है वहां पे, बिल्कुल भारत से बहुत आगे। जबकि भारत और चाइना लगभग सेम स्पीड से ही आजाद हुए थे और तब चल रहा था काम। आज चाइना देखो कहां है और हम कहां हैं। हम केवल कहते हैं कि हम बढ़िया कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जेन्युइन स्तर पे देखा जाए चाइना के पास सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल आते हैं, चाइना और यूएसए। हम लोग केवल क्रिकेट में ही खेल बांधते, क्रिकेट में ही उलझे हुए हैं, जबकि क्रिकेट जो वैश्विक पटल पर नहीं है। ओलंपिक में क्रिकेट नहीं खेला जाता, ओलंपिक में बहुत सारे देश होते हैं, समझ रहे हो? लेकिन अपने यहाँ देखो ओलंपिक की स्थिति, अभी कुछ सालों से ही मेडल्स आने शुरू हुए हैं, 10 साल से ही, लेकिन यहाँ पे बच्चा बेकार होता जा रहा है, कुछ क्रिएटिव लर्निंग सी नहीं हो रही है। तो वो सब चीजें हैं, ये कंसर्न का विषय है बहुत भारी मात्रा में, क्योंकि जो आज की पीढ़ी है वही आगे का भविष्य होगी। ध्यान रखना, आज के जो लोग हैं वही आगे के निर्माता होंगे। और आज के लोग कैसे हैं बेटा? केवल सोशल वाले, सोशल मीडिया वाले, तो वो क्या निर्माता होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड। बेटा टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड, बेटा ये क्या है? थ्रेट मतलब, टेररिज्म मतलब कुछ नहीं पता, आतंकवाद। आतंकवाद मानव के लिए क्या है? एक थ्रेट है, ठीक है? टेररिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंट और एंड डेंजरस थ्रेट्स
बेटा यहां पर लाल क्या है, जो टेररिज्म है वह एक सबसे ज्यादा लगातार खतरनाक बेटा क्या है, थ्रेट से खतरा है फेसिंग ह्यूमैनिटी, जो बेटा ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, ठीक है, जो मानवता के लिए टुडे आज के संसार में इट इज द यूज ऑफ वायलेंस। यह क्या है, इसमें वायलेंस का यूज होता है, मतलब हिंसा का रूप होता है, फियर डर का होता है, इंटिमिडेशन टू अचीव पॉलिटिकल रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल गोल्स, और इनका केवल क्या होता है कि जो राजनीतिक रूप से, जो धार्मिक रूप से और जो आइडियोलॉजी है, जिन चीजों को पाना चाहते हैं उनके खिलाफ ये काम करते हैं। टेररिस्ट अटैक्स हैव टारगेटेड सिविलियंस, टेररिस्ट जो है वो अटैक करते हैं बेटा क्या, लक्षित ऑडियंस को, लक्षित जो सिविलियंस होते हैं, नागरिक होते हैं, जो टारगेटेड होते हैं उनको, पब्लिक स्पेसेस को एंड वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष रूप से बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, जो कि क्या करते हैं बेटा, लंबे रूप से दूरी तक बेटा क्षति पहुंचाता है जीवन को। जैसे कि अभी देखा होगा आपने कश्मीर में जो हुआ था, रिलीजियस पे, यहां पे एक पॉइंट आता है रिलीजियस, इसको टारगेट करके मारा गया था, वहां पे हिंदू हो तो खत्म कर देते थे। तो ये क्या था, रिलीजियस तरीका था, और इसका संदेश क्या था, वर्ल्ड लेवल पर दिखाना था टेररिस्ट का। किस लिए था, डर बैठाना चाहते थे, किसका यूज करके, वायलेंस का यूज करके डर बैठाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी चीजों को, इनके खिलाफ ये काम करते हैं लाल। द आफ्टरमैथ ऑफ सच अटैक्स ऑफन इंक्लूड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, बेटा जब इसमें गणनाएं करी जाती, चीजें निकाली जाती हैं, तो यहां इसमें शामिल होता है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, कि ये जो है मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है, ट्रॉमा की स्थिति में होते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, ये एक डिस्प्लेसमेंट होते हैं, कम्युनिटी जो समुदाय होते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट के रूप में, इधर से उधर के रूप में काम करते हैं, एंड लॉन्ग लास्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डैमेज, और ये क्या करते हैं, लंबे समय तक क्या करते हैं बेटा, सोशल, सामाजिक और आर्थिक रूप से डैमेज, क्षति पहुंचाते हैं। टेररिज्म नोज नो बॉर्डर्स, टेररिज्म जो है वह कोई भी सीमा को नहीं जानता है। सीमा मतलब कोई भी लिमिटेशन, कोई भी बाउंड्रीज को नहीं जानता, कोई भी किसी भी जगह हो सकता है। जैसे अभी भारत में हुआ है, अभी कहां हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप लोगों ने न्यूज देखा, ऑस्ट्रेलिया में सेम अटैक हुआ था, वहां पे यहूदियों को बेटा मारा गया था, वहां पर 15 से 20 यहूदियों को बेटा टारगेटेड करके यहूदियों मार दिया गया। वो थे पिता और पुत्र, बाप और बेटे, जिन्होंने शूट किया था लाल, और ये दोनों का लिंक पाकिस्तान से ही है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा आगे लिखा हुआ है क्या, इनका कोई बॉर्डर नहीं होता। इट अफेक्ट्स नेशंस अक्रॉस द ग्लोबल, इट अफेक्ट्स नेशंस अक्रॉस द ग्लोब, यह बेटा प्रभाव डालता है कैसे बेटा, राष्ट्र पर, साथ साथ किसके बेटा, पूरे वैश्विक पटल पर। इट रूट्स कैन बी ट्रेस्ड टू वेरियस कॉजेस, इसकी जो जड़ें हैं उसको ट्रेस किया गया कई कारणों से, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपरेशंस, बेटा इसमें शामिल है क्या, पॉलिटिकल ऑपरेशन, ठीक है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, पॉवर्टी मतलब धार्मिक कट्टरता, गरीबी, असमानता, इनइक्वालिटी, और राजनीतिक जो शोषित हैं, ये इसमें शामिल है। वाइल कॉम्बैटिंग टेररिज्म रिक्वायर्स मिलिट्री एंड सिक्योरिटी मेजर्स, एड्रेसिंग द रूट कॉज इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बेटा क्या होता है, कॉम्बैटिंग टेररिज्म रिक्वायर्स मिलिट्री, और जो टेररिज्म को जरूरत होती है उसे क्या जरूरत है, मिलिट्री की जरूरत होती है, सिक्योरिटी मेजर्स की जरूरत होती है। जो बेटा रूट कॉज है इक्वली बराबर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। गवर्नमेंट्स मस्ट स्ट्रेंथ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू एनहेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग, सत्ता को, गवर्नमेंट को, सरकार को बेटा चाहिए कि क्या अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होती है, इनहेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग, जिससे बेटा वह क्या कर सकें, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। अब इंफॉर्मेशन कैसे यहां पे होनी चाहिए अंतरराष्ट्रीय, जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया या यूएस या रूस और भारत की जो इंटेलिजेंस है एक दूसरे शेयर करे चीजें, कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इस देश में ऐसा हो रहा, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि इस देश पर अटैक होने वाला, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, क्योंकि सबके पास इंटेलिजेंस होती है, उसको शेयर करना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्रिवेंट रेडिकलाइजेशन एंड सपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और सपोर्ट करेगा इसको बेटा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को। रिड्यूस द अपील ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, और बेटा कम करें, किसको कम करें, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, किसी भी चीज की आइडियोलॉजी, किसी को आदर्श चीज बनाए हैं उसका बेटा अति हो जाना, उसके प्रति कट्टरता हो जाना, उसको क्या करना लाल, कम करना और तार्किक बनाना। एफर्ट्स टू कॉम्बैट टेररिज्म मस्ट आल्सो फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल फ्रीडम्स, जो एफर्ट, जो प्रयास किए जाएं कॉम्बैट टेररिज्म, इस टेररिज्म से लड़ने के, मस्ट आल्सो फोकस, इस पर फोकस होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल फ्रीडम्स की, वह है क्या बचाए बेटा, फंडामेंटल फ्रीडम्स को बचाएं। किस फंडामेंटल मतलब
मूल जो स्वतंत्रता, जो मौलिक स्वतंत्रता है उनको, एंड ह्यूमन राइट्स, और बेटा मानव अधिकारों को, इंश्योरिंग दैट, इंश्योर करना दैट काउंटर टेररिज्म मेजर्स डू नॉट वायलेंस, जो काउंटर टेररिज्म हो, जब हम उसको खत्म करें तो क्या ना हो उसमें वायलेंस ना हो, द वेरी प्रिंसिपल्स they seek to defend a collaborative global approach alongside local and national efforts। इसमें बेटा लोकल लोगों का और बेटा जो नेशनल एफर्ट्स है मिलकर क्रूशियल क्रिएटिंग शेफर, यह एक महत्वपूर्ण चीज बना सकते हैं जिससे बेटा हम सेफ हो सकते हैं, मोर सिक्योर वर्ल्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन, और हम एक ऐसे संसार का निर्माण करें जो आने वाली जनरेशन के लिए क्या हो लाल, सिक्योर हो। हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, ये बेटा पढ़ लेना है ना, दो मैंने बता दिया, ये पीपीटी में डाल देंगे, इसको पढ़ लेना। गॉट इट, क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी, विलेज, टाउन। बेटा एक लेटर लिखना है एडिटर को, और लोकल न्यूज़पेपर को लिखना है अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी, विलेज, टाउन। आपके शहर गांव में बेटा क्या है, बेटा सफाई के लिए आपको एक न्यूज़पेपर एडिटर को बेटा लिखना है क्या, लेटर, कि आपके क्या मोहल्ले में गंदगी है। तो सबसे पहले लेटर लिखना है, तो बेटा ये फॉर्मेट नहीं करना आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां पे कंटेंट देखो, यहां पे गड़बड़ है, आप पहले अपना एड्रेस डालें। किसका डालें बेटा, अपना एड्रेस, ठीक है। यहां पर एड्रेस नहीं दिया है, आप कोई सा भी एड्रेस बनाकर डालें लेफ्ट हैंड साइड पे यहीं पर, ठीक है। उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस हो गया, सॉरी ये रिसीवर एड्रेस, द एडिटर, ठीक है। किसी भी एडिटर का नाम नीचे था, टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ भी डाल दें, सिटी डाल दें, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, डेट ऊपर डल जाएगी रिसीवर एड्रेस के बाद, ठीक है। कंप्लेन रिगार्डिंग द पुअर क्लीननेस इन द सिटी, सिटी का नेम डाल देगा। सैल्यूटेशन सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन द deteriorating cleanliness condition in our city, the accumulation of garbage इन वेरियस पार्ट्स ऑफ, मतलब जमा हो गया है बेटा, क्या गार्बेज जमा हो गया है गार्बेज कहां पर बेटा, शहर के कई पार्ट्स में, कई जगह पर, स्पेशली इन द रेजिडेंशियल एरियाज, विशेष रूप से रहन सहन वाले इलाके में। अब मेजर कंसर्न, ये बहुत बड़ा विचार कंसर्न, चिंता का विषय बना हुआ है। देयर आल्सो लैक अ प्रॉपर बेस्ड डिस्पोजल सिस्टम, और यहां पर कमी है डिस्पोजल सिस्टम की। डिस्पोजल सिस्टम का मतलब ये है कि जहां पर वेस्टेज को बेटा रिसाइकिल के लिए किया जाता है, ठीक है। विच लैंड्स स्टिंकिंग गार्बेज पाइल्स along the road, जहां पर बेटा क्या है बेटा, ये गार्बेज जो है इकट्ठा हो गया, जमा हुआ रोडों पर बेटा, है ना। कंप्लेंट्स बहुत सारी अथॉरिटीज को, म्युनिसिपल अथॉरिटीज को बेटा कंप्लेन करी गई है। नो कॉन्क्रीट स्टेप, कोई भी बेटा ठोस कदम नहीं उठाया गया है इसके खिलाफ, ठीक है। द सिचुएशन हैज बिकम वर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जब बारिश होती है तो बरसात के दिनों में यह जो स्थिति होती है और बेकार हो जाती है। वेयर स्टेगनेंट वाटर एक्युमुलेटिंग इन मेनी एरियाज नॉट ओनली डिक्रीज द रिस्क ऑफ डिसीज, यह केवल बेटा जमा होना पानी का बहुत से शहरों, बहुत सी जगहों पर, स्थानों पर, यह केवल बीमारियों को बढ़ाने का रिस्क नहीं है, व्हाट ऑल्सो, बल्कि क्रिएट्स अनसाइटी इन्वायरमेंट, बल्कि एक कैसा बेटा, एक ऐसा पर्यावरण का निर्माण करता है जो अनसाइटी, जिसको देखा नहीं जा सकता, देखने योग्य ना हो, ऐसे। इट रिक्वेस्ट योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मैं यहां रिक्वेस्ट करता हूं और आपके एस्टीम्ड प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से प्रकाश डालना चाहता हूं उस मुद्दे पर, इन द कमिंग एडिशन, जो आगे प्रकाशन आ रहा है उसके लिए, पब्लिक अवेयरनेस एंड मीडिया कवरेज, मैं चाहता हूं कि पब्लिक जागरूक हो और मीडिया कवरेज करे। कैन अर्ज द अथॉरिटीज, रिक्वेस्ट करे अथॉरिटीज को टू टेक इमीडिएट एक्शन टू इंप्रूव द क्लीननेस ऑफ द सिटी, की तुरंत क्या किया जाए, कार्रवाई किया जाए। ये आया है शायद, अभी एक बार और आ चुका है ये क्लीननेस के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इट मींस क्या है, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं लेटर का लेकर आऊंगा एक क्लास, इसमें इंपॉर्टेंट लेटर डिस्कस करूंगा, उसका फॉर्मेट बताऊंगा कैसे क्या करना है। गॉट इट। ये लाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप टू टेक अ टैकल टू ग्रिम फूड फ्लड सिचुएशन के ऊपर है, ठीक है, पढ़ लेना इसको। आगे चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। गॉट इट, पढ़ा दें, इसको भी पढ़ा दें क्या, हाँ हो जाएगा। ग्रामर सेक्शन सी, बेटा चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बेटा दैट विच कांट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, बेटा जिसको सुधारा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल क्या होगा लाल, इनकॉरिजिबल, जिसको सुधारा ना जा सके, जिसे बोलते हैं असुधार्य। अनकरेक्टेड होता नहीं है, इनकरेक्टेबल नहीं होगा, इनकरेक्टेबल नहीं होगा, ठीक है। इनकॉरिजिबल डबल स्टार कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये पढ़ाया हुआ है लाल,
अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। मैंने याद कराया था, बोन मीन्स हड्डी, ठीक है। झगड़े की जड़, हड्डी क्या होती है? दो कुत्तों के बीच में झगड़े की जड़ होती है। तो झगड़े की जड़ क्वेरलसम विद अ रीजन, रीजन ऑफ क्वेरल अ डिस्टर्बिंग मैन। कौन सा हो जाएगा बताओ? अ रीजन ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक का सिनोनिम बहुत बढ़िया है। फ्रैंक का सिनोनिम फुलिश, मूर्ख। मूर्ख तो नहीं हो, फ्रैंक हम लोग वो बड़ा फ्रैंक है। अब हिंदी नहीं पता, लेकिन चलो वो बहुत बड़ा फ्रैंक है, तो मूर्ख तो नहीं होगा ना। अगर नहीं आ रहा आपको तो मूर्ख तो नहीं होगा ना। ठीक है, अगला शेमलेस। शेमलेस मतलब हमने बोला शेम करो, मतलब शर्म करो। शेमलेस बेशर्म, बेशर्म बोलते हैं, बेशर्म है वो। फ्रैंक ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो ये भी खत्म हो गया। वाइड स्पोकन, ज्यादा बोलने वाला। या कैंडिड, कैंडिड मीन्स होता है स्पष्ट। फ्रैंक है सीधा बोल देता है, स्पष्ट बोल देता है। कैंडिड क्या हो जाएगा लाल? कैंडिड, गॉट इट। आगे द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट, बहुत सस्ता बहुत सरल। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन, पुराना। तो मॉडर्न, ठीक है। आगे चल, एंटोनिम्स पूछा मैंने, सिनोनिम्स लगा दिए। जग रहे मतलब आप लोग, ठीक है बेटा। एंशिएंट का क्या हो जाएगा? मॉडर्न, आधुनिक, ठीक है। ओल्ड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, गॉट इट। आगे चलते हैं। ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, गलती। हाँ हो गई है गलती, बताओ लाल कौन सा है गलती इसमें? कहा ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ, ए गलती है बेटा। कहां गलती है? ए में। ए गलत है, ए गलत है, ए गलत है, ए नहीं आएगा। क्या आएगा लाल? द लिसन टू द रीजन, रीजन सुनिए क्यों। ए का यूज काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। आर्टिकल, ए आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल का यूज कहां किया जाता है? काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु ट्रुथ जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल का मतलब है जिसको काउंट ना किया जा सके, जिसको गिना ना जा सके। अन मतलब नोट, जिसको गिना ना जा सके वह अनकाउंटेबल। और ट्रुथ मतलब सत्य को गिन नहीं सकते। एक दो, एक सत्य, दो दो, दो सत्य, तीन, ऐसे नहीं गिन सकते। ये क्या है लाल? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम दा का यूज, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे ए नहीं आएगा। आगे चलते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू टुडे। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी सहायता आज करूंगा। तो बेटा ये असर्टिव है, असर्टिव है बेटा। चैट टू को लाल टोल्ड में कर देंगे, मी का मी कंजक्शन के नाम पर लाल दैट आई लाल फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाल ही है तो ही हो जाएगा। सेल को वुड में चेंज हो जाएगा, हेल्प का हेल्प हो जाएगा। यू बेटा सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन बच्चा? चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाल मी है। यू यहां पर एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही आया है और मी भी ऑब्जेक्ट था, रख देंगे टुडे को लाल। इज दैट क्लियर? ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। उसने अपने दोस्तों से कहा गुड मॉर्निंग, फिर कहा कैसे हो। तो बेटा यहां पे दो चीजें हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, उसने अपने दोस्तों से कहा गुड मॉर्निंग, तो उसने विश किया ना, तो ही विश्ड हिज फ्रेंड, ही विश्ड हिज फ्रेंड। क्या विश किया? गुड मॉर्निंग। ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। उसने गुड मॉर्निंग का फिर पूछा ना, फिर पूछा एंड आस्क्ड, एंड आस्क्ड, फिर पूछा, क्या पूछा? हाउ आर यू। हाउ लाल क्या बन जाएगा? कंजक्शन। यू लाल सेकंड पर्सन, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। फ्रेंड के लिए ही किसी, कुछ भी रख दो, या सी। फ्रेंड मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। कहां है ये? तो अच्छा, लड़के का फ्रेंड लड़की नहीं हो सकती, ये कहां लिखी है? उसने अपने फ्रेंड से कहा, ठीक है ठीक है। फ्रेंड तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, चाहे ही यूज करे चाहे हम सी यूज करें, ठीक है। तो कहां चले गए? ही इज एमआर को वॉज में। कौन समस्या लाल, बताओ क्लियर है कि नहीं है? हाँ आगे बढ़े।
कंबाइंड नहीं बनाता फॉलोइंग बेटा, सिंपल सेंटेंस बनाने लाल। ही वॉज सो टायर्ड, कितना सरल है। ही कैन नॉट रन, वह अत्यधिक थका हुआ है। वह क्या नहीं हो सकता, भाग नहीं सकता। सिंपल है। सिंपल का फॉर्मूला, एक बार टू लगाओ, दूसरा रूठ जाए तो दूसरे को लगाओ, रन लगाओ, कहानी खत्म। ही वॉज टू टायर्ड टू रन, वह अत्यधिक थका हुआ है। किसके लिए लाल? भागने के लिए। ये लाल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर था। अगर मैं इसको सो बनाऊंगा, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। गॉट इट? क्लियर है लाल? अगर ये सेंटेंस दे देता आपसे और कहता कि कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो हम रिमूव टू वाला कर देते। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है ना? आगे, द थीफ वॉज पनिश्ड, द थीफ वॉज पनिश्ड, द थीफ वॉज फाइंड। थीफ को, चोर को पीटा ही नहीं गया उसको जुर्माना भी लगाया गया। तो क्या बन जाएगा लाल? द चोर। मतलब हम क्या बोल सकते? चोर पर न केवल पीटा गया बल्कि, मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो, दिख रहा थोड़ा बहुत? द थीप वॉज नॉट ओनली, द थीप वॉज नॉट ओनली पीटा गया, द थीप वॉज नॉट ओनली पीटा गया बट ऑल्सो फाइंड, बल्कि जुर्माना भी लगाया गया। दिस इज कंपाउंड। इज दैट क्लियर? कोई समस्या? क्लियर है लाल? प्रिया ठीक है? तो समझ में आया लाल? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर लाल इसी कहो हम कह देते कॉम्प्लेक्स बनाओ, क्या बनाओ? कॉम्प्लेक्स। किसको? द थीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज फाइंड। चोर को लाल क्या किया गया? पनिश किया गया और बेटा फाइन किया गया। तो हम कैसे बना देते? कैसे बना देते बताओ? तो क्या बनाते इसका? कैसे बना देते? although the thief was punished, यद्यपि चोर को पीटा गया, मतलब पनिश किया गया, फिर भी उससे जुर्माना लिया गया। although the thief was punished, yet the thief was fined। ये क्या हो जाता लाल? बीच में although नहीं लगेगा लाल। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कॉम्प्लेक्स की मांग कर रहा था वो। आगे चलते हैं लाल। नैनीताल इज सो हॉट एज आगरा इनटू कंपेयर। बहुत अच्छे से मैंने कंपेयर डिग्री पढ़ाई है लाल। दो चीज, नैनीताल और आगरा, नैनीताल और आगरा। नैनीताल इतना गर्म नहीं है जितना कि आगरा। बेटा चेंज इनटू कंपेयर डिग्री। आगरा को उठा लो कहां पर लाल? आगे। आगरा इज नॉट हो तो हटा दो, हटा दिया। हॉट की बेटा कंपेरेटिव फॉर्म हॉटर हो जाएगी। और कंपेरेटिव कहता है देन चाहिए THEN, नहीं THAN चाहिए। और नैनीताल को लाल पीछे लिख देंगे। ठीक है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड इनटू इंटेरोगेटिव। सुनिएगा, अच्छा सेंटेंस है। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी जो चमक, जो ग्लोरी है, उन्नति है, वह कभी भी फेड नहीं हो सकती, ओझल धूमिल नहीं हो सकती। मतलब तो बेटा हमें बनाना है इंटेरोगेटिव रूल। रूल क्या कहता है? जब 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 इंटेरोगेटिव बनाना हो तो लाल हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेकर आ जाते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आएंगे तो अगर दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिविटी रख रहा होगा तो इंटेरोगेटिव में हम पॉजिटिविटी रखेंगे, और अगर पॉजिटिविटी रख रहा होगा तो नेगेटिविटी रखेंगे। लाल तो कैन को उठा लाओ, तो कैन, दियर, आज का सेट अच्छा है। ग्लोरी, नेवर को एवर, नेवर को एवर, नेवर को एवर, खत्म कहानी। खंजर ग्लोरी एवर फेड। क्या उनकी चमक, उनकी उन्नति कभी धूमिल हो सकती है? नहीं, उनकी उन्नति, उनकी ग्लोरी कभी धूमिल। कितना और बचा? डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। बहुत सरल है बेटा। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। मृत्यु मंजूर है अपमान से, है ना? इसका मतलब यह है। तो लाल प्रेफरेबल के साथ क्या लगेगा? टू। ठीक है, प्रेफरेबल के साथ क्या लगेगा? टू।
इफ ही विल कम आई सेल गो, ये सभी को आ चुका होगा। लाल 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 लाल, जब दो सेंटेंस क्या होते हैं फ्यूचर में दिखते हैं तो उसमें लाल पहला सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, इफ वाला केस, इफ प्रेजेंट केस पहला प्रेजेंट में होता है, दूसरा फ्यूचर में होता है। इट मींस इफ ही कम कॉमा आई सेल गो विद, दो सेंटेंस जब हमें फ्यूचर में दिख रहे हो लाल तो इफ वाला क्लॉज याद आया, उसमें पहला प्रेजेंट में दूसरा फ्यूचर में बनाते हैं। गॉट इट? याद आया ये रूल? नहीं आया? क्या लगाया था? कहाँ? इफ ही तो लिखा है। क्या लिखा है? कहाँ देखो, इफ लिखा हुआ। इफ ही कम, यही तो होगा। यहां पे आई था, आई सेल, कहाँ? इफ ही तो लिखा है। चलें आगे? क्लियर? ठीक है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पायर अंपायर, हम फोन से लाल, ठीक है। चेक और चेक सिंपल है, ये तो कर ही लोगे। एम्पायर और एम्पायर में साम्राज्य होता है बेटा, क्या होता है? साम्राज्य होता है। और अंपायर क्या होता है? मध्यस्थता कराने वाला दो टीमों के बीच में अंपायर, जिसको मध्यस्थ बोलते हैं। चेक मीन्स जांच करना, और ये चेक जो कभी बनी नहीं होगी तुम लोगों की चेकबुक होता है ना, वही ये चेक होती है। गॉट इट? आगे चलते हैं लाल। सेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, मतलब लाल ये स्टोरी है और इस स्टोरी को हमें क्या करना होगा? ट्रांसलेट करना होगा इस स्टोरी को बेटा। चाय का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, किंतु बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होती है। अब तो संपूर्ण संसार में चाय पीने की आदत हो गई है। कठिन परिश्रम के बाद एक प्याली चाय ताजगी देती है। तो लाल अब हम पहला सेंटेंस बनाएंगे यहां से बेटा। चाय का उत्पादन सर्वप्रथम कहां हुआ था लाल? चीन में हुआ था। इट मींस चाय का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था, मतलब टी वॉज, उत्पादन मतलब प्रोड्यूस, उत्पादन मतलब प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या हुआ लाल? तो टी वॉज प्रोड्यूस्ड कहां पर लाल? इन चाइना। चाइना कहां पर लाल? अब आ गया सर्वप्रथम, मतलब फर्स्टली, ठीक है। इस फर्स्टली को आप आगे भी लगा सकते हो और पीछे भी लगा सकते हो। गॉट इट? मतलब फर्स्टली टी वॉज प्रोड्यूस्ड इन चाइना। गॉट इट? आगे फुल स्टॉप। प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। कब लाल? प्रारंभ में, मतलब इन स्टार्टिंग या इनिशियली, या क्या लग सकते हैं लाल? इनिशियली, ठीक है। इनिशियली ठीक है। प्रारंभ में मतलब इनिशियली या इन स्टार्टिंग इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। किसका प्रयोग लाल? चाय का। चाय के लिए मतलब इट, चाय के लिए इट। तो इट वॉज क्या किया गया? यूज किया गया। इट वॉज यूज्ड एज अ मेडिसिन, ठीक है। किसके रूप में लाल? दवा के रूप में। क्लियर है? कोई समस्या? ठीक। अब यह नहीं, किंतु बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। किंतु बाद में यह क्या बन गया लाल? सबसे प्रिय पेय बन गया। तो बेटा इट बिकम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा लाल? बिकेम। तो इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर क्या बन गया बेटा? पेय बन गया। तो मतलब ड्रिंक। इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक। कहां पर बेटा? किंतु बाद में, लेटर, LATER। क्लियर है कि नहीं है? इस लेटर को आप आगे भी लिख सकते हो। व्हाट लेटर
इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक। कोई समस्या लाल? ठीक है, आगे अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होती है। अब यह अधिकांशतः भारत में और श्रीलंका में पैदा होती है। अब यह नाउ इट, यह कौन लाल? चाय। यह कौन? चाय। तो इट कहां पैदा होती है बेटा? होती है, ठीक है। तो इट ग्रोज या प्रोड्यूस, कहां पर लाल? इट प्रोड्यूस। अब रुको, अधिकांशता और लिखा, तो अधिकांशता का मतलब क्या हो गया लाल? मोस्टली। तो इट मोस्टली प्रोड्यूस या ग्रोज कहां पर लाल? कहां पर लाल? इन श्रीलंका एंड इंडिया। किसी को समस्या लाल? ठीक। अब तो संपूर्ण संसार में चाय पीने की आदत हो गई है। अब तो संपूर्ण संसार में चाय पीने की क्या हो गई लाल? आदत हो गई है, ठीक है। नाउ अब क्या हो गई लाल? आदत हो गई है, ठीक है। किसकी बेटा? चाय पीने की क्या हो गई है बेटा? आदत हो गई है। तो इसको हम बना सकते हैं क्या? दो तरीके से बना सकते हैं। तो क्या होगी बेटा? चाय पीने की आदत हो गई। नाउ ड्रिंकिंग टी इज, हो गई है, ड्रिंकिंग टी हैज बिकम द हैबिट। कहां पर? संपूर्ण संसार में। इन द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार में, या ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं। इसको दूसरा तरीका यह है कि क्या हो गई लाल? अब तो संपूर्ण संसार में चाय पीने की आदत हो गई। चाय पीने की आदत किसे होगी? जानवरों को? इंसानों को। तो मतलब पीपल, इसको ऐसे ही बना सकते हैं लाल, क्या? पीपल, नाउ पीपल हैव द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी। चाय पीने की क्या होगी लाल? आदत हो गई है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? समझना नहीं क्या कह रहे हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिंकिंग की जगह टेकिंग लगा दो, एक ही बात है। टेकिंग टी, ठीक है। टेकिंग टी या ड्रिंकिंग टी, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे लाल, चाय पीने की क्या हो गई है? आदत हो गई है, ठीक है। आगे, कठिन परिश्रम के बाद एक प्याली चाय ताजगी देती है। किसके बाद लाल? कठिन परिश्रम के बाद। किसके बाद लाल? कठिन परिश्रम के बाद। तो कठिन परिश्रम के बाद, तो आफ्टर द हार्ड वर्क, एक प्याली चाय क्या देती है? ताजगी देती है। एक प्याली का मतलब अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी क्या देती है बेटा? ताजगी देती है। गिव्स रिफ्रेशमेंट, क्या देती लाल? ताजगी देती है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कोई समस्या किसी प्रकार की लाल? गॉट इट? ठीक है, ठीक है। आगे लाल, स्टोरी सरल थी लाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेटा सेक्शन डी लिटरेचर की तरफ बढ़े और लाल लिटरेचर पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हैमिल डिक्लेयर द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। बेटा एम हैमिल का क्या कारण था कि एम हैमिल जो थे उस दिन डिक्लेयर कर रहे थे लास्ट लेसन को, और वह जो है
टीच उस दिन पढ़ाने जा रहे थे, फेटफुल डे जो उनके लिए वो भाग्य का दिन था, जो अच्छा दिन था उनके लिए, वॉज टू बी द लास्ट लेसन, जो लास्ट दिन था, जो अंतिम दिन, यादगार दिन जो था, उस दिन बेटा वो क्या पढ़ाने जा रहे थे, क्या कारण था? तो एम हैमिल डिक्लेयर्ड, एम हैमिल ने यह डिक्लेयर किया था कि यह उनका लास्ट लेसन है, क्योंकि ऑर्डर आया है कहां से लाल? बर्लिन से आया है, जहां पर यह कहा गया है कि केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। कहां पर? एलएसएस और लॉरेन में क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है। टॉट इन द स्कूल ऑफ एलएसएस एंड लॉरेन, ठीक है। सिंस तब से फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैड बीन कैप्चर्ड, क्योंकि वहां पर ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के लाल, कौन से? एलएसएस और लॉरेन जो थे वो कैप्चर हो गए थे, कब्जा लिए गए थे। किसके द्वारा? पर्शिया के द्वारा। किसके लिए बेटा? पर्शिया के द्वारा, ठीक है। द फ्रेंच लैंग्वेज वाज बीइंग रिप्लेस्ड, और फ्रेंच जो भाषा थी उसको बदल दिया जाएगा, और क्या आ जाएगी? जर्मन आ जाएगी। गॉट इट? क्लियर है? ठीक, सस्ता क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अगला है बेटा, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर? हु वाज द रेड ट्रैप सेलर? रेड ट्रैप सेलर कौन था? तो रेड ट्रैप सेलर वाज अ पुअर वैगाबॉन्ड हु लेड अ लोनली मोनोटोनस लाइफ। एक बेटा जो रेड ट्रैप सेलर था वह एक गरीब क्या था बेटा? वैगाबॉन्ड था, मतलब फेरी वाला, जिसे हम कह सकते हैं फेरी लगाता है, ठीक है। लेड वह अकेला जीवन जीता है, मोनोटोनस लाइफ जीता है, अकेला जीवन जीता है। ही मेड द रेड ट्रैप हिमसेल्फ आउट ऑफ द वायर, वह खुद से बेटा क्या बनाता है? रेड ट्रैप बनाता है, चूहेदानी बनाता है, आउट ऑफ द वायर्स दैट ही बेग्ड फॉर फ्रॉम बिग स्टोर्स। और वह बेटा क्या करता है? जो वायर वगैरह जो लेता है, कहां से मिलता है? जहां से वह मांगता है, कहां से? एक बड़े स्टोर से। और बहुत सारी फॉर्म्स हैं, मतलब जहां पे ये काम कारखाने, जहां भी चीजें उसे ये वायर वगैरह मिलते हैं। स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट थ्रू दिस स्मॉल ट्रेड, और वह संघर्ष करता है इन बेटा क्या छोटे जो व्यापार होते हैं, जो छोटा व्यापार है रेड ट्रैप का, इससे वह क्या करता है? अपने जीवन को चलाता है, और मुश्किल से ही चला पाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे इसकी जगह पे आप डायरेक्ट इतना ना लिखकर आप सीधा बोल सकते थे, रेड ट्रैप सेलर वाज अ पुअर वैगाबॉन्ड हु लेड अ सिंपल लाइफ, या हु लिव्ड इन अ पुअर लाइफ, ठीक है, जो अपना पुअर जीवन जी रहा है। और सम टाइम ही वैग्ड, सम टाइम ही थेफ्ट, कभी कभी वह चोरी कर लेता है, कभी कभी वह भीख मांग लेता है। फॉर इट लिवली, ठीक है, फॉर इज लिवली, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन एक और जुड़ा है, हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप? रेड ट्रैप कैसे बनाता है? तो ही रेड ट्रैप कैसे बनाता है? आउट ऑफ वायर, जो उसे तार वगैरह भंगार से चीजें मिल जाती हैं उनसे बनाता है, जहां उसे मिल जाती है चीजें मांगने से। पेनफुल। What was the meaning of the garbage for children? What did they find in it? बेटा what was the meaning of garbage? गार्बेज का बेटा अर्थ क्या है बच्चों के लिए? What did they find in it? और उसमें वो क्या पाते हैं? तो बेटा गार्बेज का मीनिंग मैंने ये पढ़ाया था चैप्टर, गार्बेज का मीनिंग दोनों के लिए, बच्चों और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। गार्बेज का मीनिंग बच्चों के लिए क्या है? इट रैप्ड इन वंडर, ये एक आश्चर्य से ढकी हुई चीज है। बट पेरेंट्स के लिए ये क्या है? यह उन्हें एक शेल्टर देता है, और क्या देता है? फूड देता है, जिससे वह रात्रि में क्या होते हैं? आराम से सो पाते हैं, खाली पेट कोई भी नहीं सोता है। तो मतलब लिवलीहुड है पेरेंट्स के लिए, और बच्चों के लिए क्या है? इट रैप्ड इन वंडर। तो देखिए, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी के बच्चों के लिए गार्बेज वाज रैप्ड इन वंडर, यही की पॉइंट था बेटा कि ये रैप्ड इन वंडर मतलब आश्चर्य से ढकी हुई एक चीज। व्हाइल इट वाज मींस अ सर्वाइवल ऑफ फॉर एल्डर, जबकि बड़ों के लिए मतलब पेरेंट्स के लिए ये क्या था बेटा? सर्वाइवल का मतलब था। लेकिन बच्चों के लिए एक सोर्स था, किसका बेटा? आशा का, होप का एक सोर्स था। दे ऑफन फाउंड अ सिल्वर कॉइन, अक्सर वे बच्चे जो थे वो इस गार्बेज में क्या पा लिया करते थे? एक सिल्वर कॉइन पा लिया करते थे। कभी कभी तो 10 रुपए का उन्हें नोट भी मिल जाता था, इवन मोर, और बल्कि कभी कभी ज्यादा भी मिल जाता था। और इसीलिए वो आगे सर्च करते रहते थे कि उन्हें कुछ और मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बेटा, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस? ठीक है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस? इंस्ट्रक्टर ने क्या किया था लाल? डगलस को ट्रेन करने के लिए। तो उसने कमर से उसके एक रस्सी बांधी थी, उसको साथ उसको बोलता था कि आप जाओ अंदर तक, और वह रस्सी को क्या कर देता बेटा? लूज कर देता था। क्या कर देता था बेटा? लूज कर देता था। तो लिखा था इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग डगलस इन स्टेजेस ओवर 7 मंथ्स, उसने लाल 7 महीने बेटा क्या किया? ट्रेन किया। ही यूज्ड अ रोप, वो एक रस्सी को यूज किया करता था, एंड पुली टू होप हेल्प हिम स्विम अक्रॉस, और उसको उसमें एक बेटा पुली मतलब उसको जो बोलते हैं ना बांध दिया, और खींचने के लिए बेटा, ठीक है, उसकी वह स्विम करे उस पूल में।
टॉट हिम, उसे सिखाए हाउ टू एक्सेल अंडर वाटर, कि कैसे पानी के अंदर सांस लिया जाता है, ठीक है, एंड इनहेल अबव, और कैसे बेटा सांस छोड़ी जाती है उसके अंदर, एंड फाइनली, और अंततः टॉट हिम, उसको सिखा दिया था क्या, कि स्विमिंग को कैसे किया जाता है, कि उसको जो स्ट्रोक आते हैं भी जो उसमें कैसे क्रॉल मतलब कैसे पैर थपथपाना या रेंग कर आगे बढ़ा जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक, आगे लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द ग्राउंड, ऑन व्हाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ओनर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांड कंपनसेशन फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स? किस बेटा ग्राउंड पर, क्या ग्राउंड पर बात थी जिसमें इंग्लिश ओनर जो थे वो इंडिगो की प्लांटेशन चाहते थे, मतलब नील की खेती की डिमांड कर रहे थे फॉर कंपनसेशन के लिए, कि उन्हें कुछ कंपनसेशन के रूप में राशि, कुछ दया, कुछ राशि वैसी सहायता राशि फ्रॉम द शेयर क्रॉपर से वह चाहते थे। तो बेटा यहां पर लिखा हुआ है लाल कि द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स डिमांडेड कंपनसेशन, जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे वह बेटा कंपनसेशन के रूप में मांगते थे आफ्टर जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। किसके बाद बेटा? जब जर्मनी, जो जर्मन था उसने एक सिंथेटिक बेटा इंडिगो मतलब नील का विकास कर लिया था। सिंथेटिक मतलब खुद से कृत्रिम रूप से बनाई हुई नील का, ठीक है, विच मेड नेचुरल इंडिगो प्लांटेशंस अनप्रॉफिटेबल, जिससे क्या हुआ कि जो इंडिगो की जो खेती हो गई थी वो अनप्रॉफिटेबल हो गई। जैसे पनीर होता है और एक सिंथेटिक पनीर बाजार से आता है, सिंथेटिक पनीर सस्ता होता है और शादी ब्याह में सिंथेटिक पनीर चलता है, क्योंकि क्या होता है वो सस्ता होता है। जो अच्छा पनीर होता है वो पनीर बेटा क्या होता है, महंगा होता है। ऐसे ही जो सिंथेटिक बेटा, सिंथेटिक क्या था, इंडिगो था, इसके कारण जो उत्पादन थी बेटा नील की, उसकी क्या हो जाती, डिमांड कम होगी, क्योंकि वह क्या होगी, अनप्रॉफिटेबल हो गई। यहां सस्ता मिल रहा है अंडर द एक्सिस्टिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और लंबे समय से ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, शेयर क्रॉपर्स वर कंपेल्ड टू प्लांट इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर होल्डिंग। एंड बेटा जो ये शेयर क्रॉपर थे, बेटा शेयर क्रॉपर का मतलब क्या होता है, ये जो फसल उगाने वाले जो लोग थे, ठीक है, वर कंपेल्ड, विवश हो गए थे टू प्लांट इंडिगो को बेटा उगाने पर ऑन 15% ऑफ देयर होल्डिंग, जितनी हुआ बेटा क्या लेते थे, होल्ड करते थे अपनी भूमि, उसका 15% पर, मतलब अगर किसी की भूमि है तो उसमें 15% क्या करेगा वो इंडिगो करेगा, एंड सरेंडर द इंटायर हार्वेस्ट एज रेंट, और बाकी जो बेटा भूमि थी उसकी फसल जो थी उसको रेंट पर उठा देता था, ठीक है। व्हेन द लैंडलॉर्ड रियलाइज्ड नेचुरल इंडिगो, जब लैंडलॉर्ड्स को रियलाइज हुआ कि नेचुरल इंडिगो जो प्राकृतिक जो इंडिगो नील है, हैड नो मार्केट, उसका कोई मार्केट नहीं है, दे एग्रीड टू रिलीज द पीजेंट्स, तो उन्होंने वो सहमत हो गए थे कि वह जो किसान है लाल उसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। किस पर बेटा, इस 15% का जो अरेंजमेंट था इस पर। ओनली इफ दे पेड अ स्पेसिफिक सम, केवल उन्हें अब केवल क्या करना होगा, केवल स्पेसिफिक सम, कुछ ही धन स्पेसिफिक जो निश्चित हो जाएगी राशि कंपनसेशन के रूप में उन्हें देना होगा, फ्री फ्रॉम द ऑब्लिगेशन, और इस चीज से वे क्या हुए थे, वे आजाद हुए थे। इज दैट क्लियर? आगे ला, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। बेटा क्या मुश्किलें थी उस बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में, मतलब जो चूड़ी बनाने का जो कारखाना था उसमें आने वाली क्या जो मुश्किलें थी वो आपको बतानी है। लाल लिखा है वर्किंग इन बेंगल इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इन फिरोजाबाद। बेटा बनाना बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री को बेटा कहां पर लाल, फिरोजाबाद में, इन्वॉल्व सेवियर हेल्थ रिस्क, कई सारी बेटा हेल्थ रिस्क आ जाती हैं उसे। वर्कर्स ऑफन चाइल्डहुड, जो कार्य करने वाले लोग हैं बल्कि जो बच्चे भी हैं अक्सर टॉयलेट डिंगी सेल्स वो है बेटा इस अंधेरी कोठरी में क्या हो जाते हैं बेटा, विद हाई टेम्परेचर में बेटा क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊष्मा होती है। लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन, और जहां पर ना तो कोई प्रकाश का आना ना जाना ना हवा कोई वेंटिलेशन होता है, उसके कारण वह ज्यादा क्या हो जाते लाल, उनकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट हैजर्ड इज द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास, और सबसे ज्यादा जो मुश्किल का काम होता है कि वहां पर जो ग्लास जो चूड़ी होती है जो कांच होता है उस पर लाल पॉलिश करना, ठीक है, वो सबसे ज्यादा क्या करता है, उसकी जो पॉलिश करना जो डस्ट होती है जिससे पॉलिश किया जाता है चूड़ियों के ऊपर, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। विच फ्रिक्वेंटली लीड्स टू वर्कर्स गोइंग ब्लाइंड, जो बराबर देखा जाता है कि ये जो डस्ट ये जो है बेटा ये क्या कर देती है, लोगों को अंधा कर रही है बिफोर दे इवन रीच एडल्टहुड, कहां से पहले, किशोरावस्था पहुंचने से पहले, मतलब युवा होने से ही पहले वो लोग क्या हो जा रहे हैं, अपनी आंखों की रोशनी खो दे रहे हैं। किसके कारण, पॉलिश कर रहे हैं किस पर बेटा, उस गिलास उस चूड़ी पर जो उसकी डस्ट होती है केमिकल से बनी होती है वो उनकी आंखों को प्रभावित कर रही है। इज दैट क्लियर? आगे लिखा हुआ है एडिशनली द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, और इतना बेटा जो एक्सपोजर है किसका बेटा, फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, जो ये ऑयल लैंप्स जो जलती हैं अंधेरे में, छोटी सी बत्ती जो जलती है बेटा, लाइट जो जलती है किसकी लाल, फ्लिकरिंग करती है जलती है ना। एंड एक्सट्रीम फर्नेस हीट, और जो भट्टी होती है बेटा उसकी जो ऊष्मा, कॉजेज आई डैमेज, यह बेटा कारण होता है आई को नुकसान पहुंचाने का। इज दैट क्लियर? आगे
बेटा क्वेश्चन नंबर 9, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. बेटा ये कह रहा है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद 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 यह पृथ्वी हमें सिखाती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ ऐसा लगने लगे कि मृत हो गया, खत्म हो गया, एंड लेटर प्रूफ्स, और बाद में यह प्रूफ सिद्ध करती है टू बी अलाइव, जीवन को प्रूफ करती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब हम गिनते हैं कहां तक बेटा, 12 गिनते हैं, 12 महीने 12 घंटे गिनते हैं। एंड नाउ यू कीप क्वाइट, और अब आप क्या होंगे, शांत रहेंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, मतलब यहां पे मैं चला जाऊंगा, मतलब है शांत रहने से चीजें क्या होंगी, कुछ चीजें अपने आप रेस्ट में आएंगी और वर्क करेंगी। गॉट इट? ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? सिखाती है देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, इस शांति में, स्पष्ट रूप की जो स्पष्टता है उसमें लाल क्या है, जीवन है। इट सो दैट ड्यूरिंग विंटर और पीरियड्स ऑफ डोमेंसी नेचर में सीम डेड, ऐसा लगता है जैसे बेटा सर्दियों में के दौरान, जो सर्दियों की जो अवधि होती है उसमें जो नेचर, जो प्रकृति होती है वो मृत सी लगती है, बट इट इज एक्चुअली रीजनरेटिंग द, लेकिन ये एक्चुअली में अपने आप को रीजनरेट कर रही होती है, एंड विल प्रूव टू बी अलाइव लेटर, और बाद में ये क्या करती है, अपने आप को प्रूव करती है। मतलब जो कोहरा, जो धुंध होता है, उससे जो नेचर, जो प्रकृति होती है, सूरज को ढक लेती है, कौन, कोहरा या मिस्ट। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म सा हो गया है इस नेचर के लिए, लेकिन बाद में उसी ड्यूरिंग में ये अपने आप को रीजनरेट कर रही होती है और बाद में ये प्रूव भी कर देती है। ठीक है, बादल जो हैं, जो कोहरा जो है वो कुछ ही पल होते हैं, उसके बाद वह हट जाते हैं। ठीक है, आगे लाल क्वेश्चन, व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, क्या बचता है जब ऐसा प्रतीत होता है सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या बचता है लाल? तो बेटा व्हेन एवरीथिंग अपीयर्स टू बी डेड और मोशनलेस, जब सब कुछ ऐसा लगता है कि मोशनलेस हो गया, स्थिर हो गया है या मृत हो गया है, द अर्थ एंड द एसेंशियल स्पिरिट ऑफ लाइफ, तो पृथ्वी और जो एसेंशियल, जो महत्वपूर्ण बेटा जो लाइफ, जो जीवन का उत्साह है, रिमेन अलाइव, वो बचता है। बात समझ में आ रही? जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है तो बचता क्या है, महत्वपूर्ण जीवन की स्पिरिट क्या होती है, बचती, और पृथ्वी बचती है लाइक अ सीड अंडर द सॉइल, जैसे बेटा मिट्टी के अंदर जो बीज होता है उसकी भांति लाइफ कंटिन्यूज टू थ्राइव एंड प्रिपेयर फॉर अ न्यू बिगिनिंग, और जीवन जो है वो हमेशा बेटा चौंकाता है और तैयार रहता है फॉर अ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत के लिए, बीनीथ द सरफेस ऑफ साइलेंस, जो शांति है, शांति की जो सरफेस, जो तल है, उसके नीचे जो बेटा आती है वो एक नई शुरुआत लेकर आती है। जैसे जो मिट्टी है उसके नीचे जो बेटा बीज है वो एक नई शुरुआत लेकर आता है एक पौधे के रूप में। क्लियर? ये कह रहा है कि व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, क्या बचता है, क्या रह जाता है जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो क्या लगता है जब सब कुछ खत्म या मोशनलेस, स्थिर सा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो बचता क्या है, पृथ्वी बचती है। और क्या बचता है, जीवन का एक उत्साह जो अंदर भरा होता है वो बचता है। किसकी भांति, जैसे बेटा एक मिट्टी के अंदर एक बीज होता है, वो स्थिर होता है, कुछ नहीं होता है, हमें नहीं समझ में आता कि वो बीज है भी या नहीं भी है, लेकिन वो क्या होता है, एक नई उमंग, नई लाइफ को लेकर बैठता है, जो एक नए पौधे, नए बट वृक्ष को तैयार कर देता है। ऐसे ही लाल जो है लाइफ कंटिन्यू जो चलती रहती है, चौंका देती है और तैयार करती है हमेशा नई बिगिनिंग की तरफ, नई शुरुआत की तरफ। जब आपको लगने लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, ये कहने का मतलब ये, जब आपको लगने लगे सब कुछ खत्म हो गया है तो सब कुछ खत्म नहीं होगा, एक मोमेंट ही आपको जीने के लिए एक नई बिगिनिंग की शुरुआत कर देती है। ठीक है, और जैसे कि बेटा जो साइलेंस होता है, उसकी सरफेस जो बेटा शांति छाई रहती है, उसका जो तल होता है उसके नीचे एक नई शुरुआत हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? आगे, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, पोएट क्या कहते हैं, क्या करने को कहते हैं? वो कहते हैं कीप क्वाइट, शांत रहो, और रिमेन स्टिल, और तब तक रहो जब तक कि क्या, काउंट अप 12, जब तक कि 12 ना गिन लो। 12 गिनने का यहां पर मतलब है कि 12 तक गिनो, 12 महीने तक गिनो, कि उसी दौरान हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट साइलेंस कर पाए, मतलब हम अपने आप का आत्मनिरीक्षण कर पाए, अंतः में अपने अंदर देख पाए, टू स्टॉप माइंडलेस एंड एक्टिविटीज, और अपनी माइंडलेस असीमित जो हम लोग एक्टिविटीज करते रहते हैं उसको थोड़ी देर के लिए रोक पाए,
एंड फाइंड अ मोमेंट ऑफ पीस, और एक ऐसा क्षण पा पाए जहां शांति हो एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और परस्पर समझ हो। बात क्लियर है कि नहीं? इस भागदौड़ की भरी जिंदगी में हम सब भागने में लगे हैं और किसी को नहीं पता कि पहुंचना कहां है। तो यहां पे पॉइंट कह रहा है कुछ क्षण रुक जाओ, 12 तक गिनो। जब तो आप 12 तक गिनोगे, 12 दिन 12 महीने, तो कुछ क्षण आप जब रुकोगे तो बेटा आपको क्या 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 आपको समझ में आएगा? चारों तरफ कुछ शांति समझ में आएगा। अगर पूरा संसार रुक जाएगा कुछ देर के लिए तो एक शांत का माहौल होगा, चारों तरफ क्या होगी लाल? शांति होगी। उस पर बात ये कर रहा है, मोमेंट ऑफ पीस। क्लियर है? थिंग ऑफ ब्यूटी बेटा, सेंट्रल आइडिया थिंग ऑफ ब्यूटी के कौन है पोइट? जॉन कीट्स। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। माई मदर एट 66, कमला दास। ठीक है, आगे बढ़े। आंट जेनिफर टाइगर कौन है बेटा? एड्रेनी रिच। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव डू टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर? डॉक्टर सदाव बेटा क्या करते हैं टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, कि जिससे कि बेटा सेफ एग्जिट मिल सके अमेरिकन सोल्जर को? तो उन्होंने उसको लाइट एक दी थी कि तुम्हें कोई जरूरत हो वो दे, और उसे बताया था कि रॉ फिश को ही खाए, है ना, उन्हें पका के ना खाए। तो चलिए, डॉक्टर सदाव प्रोवाइडेड द सोल्जर विद अ स्टडी बोट, उसने एक बोट दी थी, फूड दिया था और बोतल दी थी पानी की। ही इंस्ट्रक्टेड हिम टू रो टू अ नियर बाई आइसलैंड एंड वेट फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, और उसने कहा था इंतजार करना किसका बेटा? कोरियन फिशिंग बोट का। प्रोवाइडिंग हिम विद अ फ्लैश लाइट, उसने उसे फ्लैश लाइट भी दी थी कि सिग्नल देना है सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए और यदि कोई जरूरत हो उसके लिए। इज दैट क्लियर? आगे डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बढ़िया चैप्टर है बेटा, इससे क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आएगा, मैं बोल रहा हूं 101% आएगा अंटार्कटिका से क्वेश्चन। 101% आएगा। 100 हुआ और ये 1 है, नालायक ये देख रहे हैं। ठीक है, अंटार्कटिका। ठीक है, ठीक है। डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द क्लोडेस्ट, पानी पीना। कभी कभी क्या होता है, कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है। अंटार्कटिका का बेटा एनवायरनमेंट, पर्यावरण बताना है लाल। ठीक है, तो अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। बेटा अंटार्कटिका जो है वो सबसे लाल क्या है? कोल्डेस्ट है, मतलब सबसे लाल ठंडा, सबसे सूखा और सबसे वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट है किस पृथ्वी पर? इट इज अ वास्ट व्हाइट लैंडस्केप। ये बेटा विशालकाय बेटा व्हाइट लैंडस्केप है बेटा, मतलब चारों तरफ व्हाइट ही व्हाइट है। विद 90% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस, किसके साथ बेटा? पृथ्वी पर 90 संसार की लाल 90% जो बर्फ के साथ यहां पर ये बिछा हुआ है बर्फ। ठीक है, इट लैक्स ह्यूमन मार्कर्स लाइक ट्रीज। यहां पर बेटा ह्यूमन के जो चिन्ह है वो भी नहीं मिलते हैं, जैसे कि लाइक ट्री और बिल्डिंग, पेड़ और इमारतें। ऑफरिंग अ सेंस ऑफ विजुअल स्केल, और यह हमें क्या देता है? एक विजुअल स्केल देता है जिससे हम देख पाए चीजों को फ्रॉम अ माइक्रोस्कोप से ऑफ अ गार्गेंटम। पुरानी चीजों को, पुराना इतिहास उनका, ठीक है, उनसे हम मिल पाएंगे। ठीक है, पुराने इतिहास को हम समझ पाएंगे, जो पुरानी चीजें। आगे What was the third level where it was situated? बेटा थर्ड लेवल क्या था और ये कहां स्थित था? तो थर्ड लेवल बेटा कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ये केवल एक अजम्पशन था उनका, एक भ्रम था। तो यहां पे लिखा थर्ड लेवल रिफर्स टू अ नॉन एग्जिस्टेंट फ्लोर, जो कि नहीं था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर इन न्यूयॉर्क। व्हाइल द स्टेशन फिजिकली ओनली हैज 2 लेवल, जबकि केवल भौतिक चीज से हमें 2 ही लेवल दिखते थे। लेकिन बेटा यहां पर जो करेक्टर है बेटा चार्ली, वह यहां पर तीसरा लेवल पाता है, विच सर्व्स जो बेटा गेटवे, जहां से रास्ता मिलता है कहां का बेटा? पास्ट का, मतलब जो पुराने में जो 1894 में जो गेल्सबर्ग का रास्ता था जहां पर शांति थी, वो चीज थी। ये कुछ एक भ्रम था, एक अजम्पशन था। ठीक है, अगला व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग? टाइगर किंग के बारे में लाल क्या एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन कर दी थी लाल? तो उन्होंने कहा था कि इनकी मौत का कारण क्या होगा लाल? क्या होगा? टाइगर होगा। ठीक है, यह जो जन्मे थे बेटा कहां जन्मे थे? आवर ऑफ बुल के समय में जन्मे थे। बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, क्योंकि बुल और जो टाइगर है वो एनिमी है। ही फोरटोल्ड, उन्होंने पहले ही कह दिया था किंग से, राजा की मृत्यु के बारे में, कि इनकी मृत्यु जो होगी वो किसके कारण होगी? टाइगर के कारण होगी। और 100 टाइगर। ठीक है, सारे चैप्टर सरल है, तुमने अगर ध्यान सुना हो। मुझे एक भी चैप्टर करने नहीं लगा है।
बेटा स्टडी, ये लॉन्ग आंसर है कि हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस। स्टडी में अंटार्कटिका की स्टडी जो है कैसे हमारे लिए यूजफुल है, जिससे हम बेटा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पता लगा सकते हैं। इसको पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इज मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब कौन था एंड व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज ही हैव, और उसके पास किस प्रकार का गार्डन था। कल ही मैंने ये चैप्टर कराया है। तो मिस्टर लैम्ब इज एन एल्डरली मैन। मिस्टर लैम्ब जो था एक बड़ा व्यक्ति था विद अ टिन लेग, जिसकी बेटा एक टीन की मतलब क्या थी बेटा, लेग, पैर लगा हुआ था। हैविंग लॉस्ट हिज रियल लेग, उसने अपना एक वॉर, एक युद्ध में अपना बेटा वास्तविक जो लेग था, पैर था, उसको खो दिया। डिस्पाइट हिज फिजिकल डिसेबिलिटी, अपनी लाल इस अक्षमता, शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी, और लोनलीनेस, अपने अकेलेपन के बावजूद भी, ही मेंटेन्स एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक ऑन लाइफ, फिर भी वह बनाए रखा था जीवन को बेटा किस रूप में देखने के, आशावादी रूप में, ठीक है। ही आउन्स अ लार्ज ओपन गार्डन, उसका खुद का बेटा एक बड़ा ओपन खुला गार्डन था जिसमें फुल ऑफ फ्लावर्स थे, फूलों से भरा हुआ था। वीड्स थे बेटा, ठीक है, वीड्स मतलब खरपतवार, ठीक है। एंड क्रैब एप्पल्स ट्रीज, और क्रैब एप्पल के पेड़ थे। अनलाइक द मोस्ट पीपल, जैसे दूसरे लोग नहीं होते, डजंट हैव कर्टेन्स ऑन हिज विंडोज, दूसरे लोगों की तरह नहीं कि ही, वह क्या नहीं करता था, ही डज नॉट हैव कर्टेन्स ऑन हिज विंडो, अपने बेटा विंडोज, अपनी खिड़कियों पर बेटा पर्दे नहीं डालता था। बिकॉज ही लव्स द लाइट, क्योंकि वह प्रकाश को पसंद करता था। एंड वाइंड, उस हवा को पसंद करता था। वेलकम्स एवरीवन इनटू हिज गार्डन, और अपने गार्डन में लाल सभी का स्वागत करता था। सिंबलाइजिंग हिज ओपन हार्टेड नेचर, जो वो दर्शा रहा था क्या बेटा, उसका खुले हृदय का नेचर, प्रकृति दर्शा रहा था कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। लाल ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। और बेटा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और बेटा पढ़ाई करते रहे, सेट को लगाते रहे प्रॉपर अपनी एक नोटबुक पर। नेक्स्ट सेट आपको जल्दी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।